हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसे द स्पेक्टेटर क्लब के मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने, और एग्ज़ाम से पहले आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द स्पेक्टेटर क्लब इज़ एन एसे बाय रिचर्ड स्टील। तो ये ऐसे है, रिचर्ड स्टील ने लिखा हुआ है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब पब्लिश हुआ, 2 मार्च 1711 को, मार्च 2 1711। ये अच्छे से याद रखना है। इट गिव्स एन इंट्रोडक्शन टू द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। तो एक क्लब है उनका बनाया हुआ, उस क्लब के जो मेन मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो एक तो आपको उस क्लब के जो मेंबर्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन दिया गया उनके नाम सारे अच्छे से याद कर लेने, आगे आएंगे अभी देख लेते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द पीरियडिकल्स, कमेंट्री एंड डिस्कशंस। तो ये जो स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स का जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है वो बेसिस का निर्माण करता है। वो जो पीरियडिकल था इनका, उसके लिए कमेंट्री और डिस्कशन के रूप में। ओके, तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। इंट्रोडक्शन टू द क्लब। Steele introduces the Spectator Club as a group of individuals who meet regularly to discuss various topics। तो ये कुछ दोस्तों का एक क्लब था जो डेली बेसिस पे या कभी कभी मिलते थे और आपस में डिस्कस किया करते थे। उस टाइम के जो टॉपिक्स हुआ करते थे उनके ऊपर डिस्कस किया करते थे, किस तरह सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, राजनीति में क्या हो रहा है। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो आपस में डिस्कस करने लग जाते थे। तो ये उनका एक क्लब था और ये एक फ़िक्स जगह पे मिलते थे और वहाँ पे ये डिस्कशन वगैरह करते थे। क्योंकि उस टाइम एंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादातर होती थी, तो उन्हीं को पढ़ते थे लोग और बाद में उनके ऊपर डिस्कस किया करते थे। तो 1711 का लिखा हुआ, तो देखो आप लगभग आज से 300 साल पहले की बात है। दे रिफ्लेक्ट द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड। तो जब वो डिस्कशन करते थे तो किन बातों पे करते थे, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट होता था उस समय का, जो सामाजिक और जो बौद्धिक वातावरण होता था उसके ऊपर वो डिस्कस किया करते थे। तो इसमें लगभग कैरेक्टर स्केचेस ही हैं, कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि कौन सा आदमी कैसा था। The essay presents detailed character sketches of the club's members, each representing a distinct segment of society। तो एक खास बात यह है कि जो उसके कैरेक्टर्स थे, इसके अंदर जो कैरेक्टर है ना, अलग अलग सेगमेंट से आते हैं, यानी हर अलग अलग पेशे से लोग हैं इस क्लब के अंदर। तो हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है कि सोसाइटी कैसी थी उस समय की। इट प्रोवाइड्स ए क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ। तो उस समय की जो इंग्लिश लाइफ है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलता है, यानी हर सेक्शन के बारे में हमें पता लगता है कि किस सेक्शन में क्या चल रहा था। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेंबर था सर रोजर डी कवरली। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके कैरेक्टर के जो खास बातें हैं वो ये क्या है, वो एक एल्डरली बैचलर था, कि वो एक बूढ़ा आदमी था, लगभग 50 क्रॉस कर चुका था, लेकिन बैचलर था, अभी भी शादी नहीं हुई थी। एंड ए कंट्री जेंटलमैन, कंट्री का मतलब यहाँ गांव है, गांव का जेंटलमैन था। एम्बडिंग ट्रेडिशनल इंग्लिश वैल्यूज़ एंड आर्किटिकल स्क्वायर। और वो एम्बडी करता था, यानी शो करता था क्या, ट्रेडिशनल इंग्लिश वैल्यू, जो उस समय की जो इंग्लिश वैल्यू होती थी, जो एक अच्छे आदमी में उस समय के लोग अपेक्षा करते थे कि ये गुण होने चाहिए, तो वो उसके अंदर लगभग सारे थे। और एक स्क्वायर का वो एक टिपिकल एग्जांपल था। स्क्वायर एक आदमी वो होता है जो जिसके पास अच्छी ज़मीन होती है, जो अपने खेत में फार्म हाउस बना के रहता है और जिसके अंदर अच्छे नैतिक गुण होते हैं, उसको स्क्वायर बोलते थे। तो एक आर्किटिपल स्क्वायर था। आर्किटिपल का मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल था स्क्वायर का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ही इज़ द डॉयन ऑफ द क्लब। यानी क्लब का वो डॉयन था, यानी हेड था एक तरह से। वो डिसाइड करता था, मुद्दे डिसाइड करता था भी किस पे क्या बात होगी, और जज भी किया करता था कभी कभी भी कौन सही है कौन गलत है। ही वॉज नेवर स्लेव टू कस्टम एंड फैशन। और वो कभी भी स्लेव नहीं रहा कस्टम और फैशन का, यानी उस समय के जो फैशन थे, उस समय की जो परंपराएं थी, उनका वो कभी पालन नहीं करता था, वो अपने हिसाब से ही जीता था। उसका भी एक कारण था, ही वॉज ए क्रॉनिक बैचलर। वो क्रॉनिक बैचलर था। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चीज़ चली आ रही हो, यानी बहुत पुराना बैचलर था, यानी बहुत बूढ़ा हो गया था लेकिन अभी तक कुंवारा था, इसलिए क्रॉनिक बैचलर बोला है। और बैचलर होने का कारण ये था भी, ही वॉज क्रॉस्ड इन लव बाय ए ब्यूटीफुल विडो। तो जवानी के अंदर उसको एक विडो से प्यार हुआ था, लेकिन उस विडो ने उसको धोखा दे दिया, तो उसका दिल ऐसा टूटा कि उसने दोबारा मुड़ के शादी के बारे में सोचा ही नहीं, किसी भी औरत के ऊपर उसने फिर से विश्वास नहीं किया, तो वो बैचलर रह गया। और उससे पहले तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था अपने फैशन का, अपने कपड़ों का, लेकिन धोखा खाने के बाद बस उसने अपने कपड़ों पे और अपने फैशन पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। ओके, तो यही सबसे मेन कैरेक्टर है। बाकी और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो भी देख लेते हैं अपने। द लॉयर, दूसरा कैरेक्टर लॉयर है। ही वॉज ए लॉयर एंड ए मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल।
तो वो एक लॉयर था और इनर टेम्पल का मेंबर था। इनर टेम्पल वहाँ पे एक वकीलों की एक बहुत बड़ी संस्था है, तो उसका मेंबर था। ही स्टडीड लॉ बिकॉज ही वॉज कंपेल्ड बाय हिज फादर, ये गलत लिखा हुआ है। उसने लॉ की स्टडी अपने इंटरेस्ट से नहीं की, उसका बाप चाहता था कि मेरा बेटा वकील बने, तो इसलिए उसको मजबूरी में लॉ पढ़ना पड़ा। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टेज, जबकि उसका इंटरेस्ट किस में था? स्टेज में था। स्टेज का मतलब नाटक में था, वो एक अच्छा एक्टर था और उसको एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। तो इसके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि उसके पापा जब ये लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो उसके पापा लेटर लिख लिख के पूछते थे तरह तरह के, जो इनके आस पड़ोस में जो भी इनसे राय मांगता था, कानूनी राय, तो इस पापा कहते मेरा बेटा लॉयर, तो मैं पूछ लेता हूँ। तो लॉयर ने इसने क्या कर रखा था, एक अपना दोस्त था एक और लॉयर, उसको किराए पे रख रखा था, और वो कहता था कि तू इसके जवाब भेजता रहे इन लेटर्स के। तो वो इसकी मदद करता था और वो उसको रिप्लाई करता रहता था। उसके पापा को लगता था मेरे बेटे ने रिप्लाई भेजा, मेरा बेटा कितना अच्छा वकील बन गया, लेकिन ये वकील अच्छा नहीं था, ये अच्छा एक कलाकार था। अगला कैरेक्टर आता है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का। तो ये एक वेल्दी मर्चेंट था, रिप्रेजेंटिंग द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द टाइम। तो उस समय के जो कमर्शियल और इकोनॉमिक हित थे इंग्लैंड के, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इंग्लैंड एक बनियों का ही देश था, व्यापारियों का ही देश था, तो ये उसी सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इंग्लैंड धनी भी और पावरफुल भी अपने व्यापारियों की वजह से ही बना था। तो इसके जो व्यूज़ थे कि पावर बहुत ज़्यादा होती है ट्रेड में, और किसी अगर देश को हराना है तो आर्मी की ज़रूरत नहीं होती है, आप उस देश के व्यापार पे कब्जा कर लो, आप उस देश से व्यापार करो तो आप उस देश को इकोनॉमिकली वीकर बना सकते हो और आप उन पर राज कर सकते हो, जैसे इन्होंने भारत पे राज किया था। ओके, नेक्स्ट है कैप्टन सेंट्री, ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सिंबलाइजिंग मिलिट्री वर्च्यूज़ एंड द ऑनर एसोसिएटेड विद मिलिट्री सर्विस। तो जैसा कि ऐसे में शुरू में पहले ही बताया था कि अलग अलग सेक्शन से बंदे हैं, तो ये व्यापारी था और अगला आता है सैनिक। तो ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और वो क्या सिंबलाइज करता है? मिलिट्री वर्च्यूज़, उसके अंदर मिलिट्री वर्च्यूज़ थी, सैनिकों के गुण थे। सैनिकों के गुण क्या होते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं, फिट रहते हैं, टाइम टू टाइम काम करते हैं सारा। एंड द ऑनर एसोसिएटेड विद मिलिट्री सर्विस, और मिलिट्री सर्विस के प्रति जो एक ऑनर जुड़ा रहता है वो भी, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। एक समाज में देखो फौजियों की एक अलग इज्जत होती है, देशभक्ति की भावना आती है एक फौजी को देखते ही। अगला मैम बंदा आता है विल हनीकॉम, ए मैन अबाउट टाउन रिप्रेजेंटिंग द फैशनेबल एंड समवट सुपरफिशियल आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये दिखावा पसंद करने वाला आदमी था, सुपरफिशियल आदमी था। मैन अबाउट टाउन का मतलब है कि जो अपने मतलब हाव भाव में बनावटीपन था, इसके शो ऑफ ज़्यादा करने वाला आदमी था, ये फैशनेबल आदमी था, औरतों में रहना चाहता था, औरतों से घिरा रहना चाहता था और औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अगला आ जाता है द क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन धार्मिक आदमी होता है, जो चर्च में फादर और पादरी लोग होते हैं, वो होते हैं क्लर्जीमैन। एन अननेम्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चर्च, ये तो चर्च का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लोग हैं ना, तब चर्च से भी आ गया। हाईलाइटिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल कंसर्न, तो ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है? मोरल और स्पिरिचुअल चीज़ों को, क्योंकि धार्मिक आदमी तो धर्म कर्म की बातें करता है। द स्टूडेंट अगला है मिस्टर स्पेक्टेटर, खुद जो राइटर है उसने अपने आप को स्पेक्टेटर बोला है, रिचर्ड स्टील ने। द नरेटर हु सर्व्स एज द ऑब्जर्वर एंड कमेंटेटर ऑन द क्लब्स डिस्कशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये अपने आप को ये कहता है कि मैं तो एक स्पेक्टेटर हूँ, यानी दर्शक हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, सोसाइटी को देखता हूँ और उसको नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। तो कमेंटेटर है, वो जज नहीं है कोई, बस वो देखता है और बता देता है। ओके, थोड़ी सी थीम देख लेते हैं, थीम्स एंड सोशल कमेंट्री। द एसे एड्रेसेस थीम सच एज ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। तो ये इस थीम पर जिक्र करता है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी जो है उनमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है। कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य। मिलिट्री ऑनर, फैशन एंड मैनर्स एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना कि ये थीम्स ये हैं, बाद में आप इनको अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए। Through the diverse backgrounds and perspective of the club members, Steele provides a comprehensive view of society, emphasizing the importance of dialogue and the exchange of ideas. ये बात तो हमने पहले कर ही ली है कि इसमें अलग अलग सेक्शन के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बताया गया है और पूरी सोसाइटी को एक तरह से कवर कर दिया गया है और उस समय के वातावरण का हमें पता लग जाता है। ओके, पर्पज़ एंड फंक्शन ऑफ द क्लब। अब क्लब का पर्पज़ क्या था और फंक्शन क्या थे? द क्लब एक्ट्स एज माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। तो ये जो क्लब है एक तरह से सोसाइटी का एक छोटा रूप है हमारे सामने, जिसमें सोसाइटी के सारे ही अंग आ गए हैं। तो एक छोटे रूप में सोसाइटी को
प्रस्तुत किया गया है, वेयर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर एक्सप्लोर्ड एंड डिस्कस्ड, और समाज के हर सेक्शन के विचार भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा आदमी क्या सोचता है। इट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर सैटिरिकल कमेंट्री ऑन सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ये आप याद करना, सैटिरिकल कमेंट्री। तो इसमें हमें सैटिरिकल कमेंट्री मिलती है समाज के हर क्षेत्र पे, किस किस पे, सोशल नॉर्म्स क्या थे उस समय के, पॉलिटिक्स कैसी थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी, और एमिंग टू एजुकेट एंड एंटरटेन रीडर्स। तो दो पर्पस सॉल्व करता है ये, एक तो मनोरंजन भी करता है पढ़ने वालों का, और उनको एजुकेट भी करता है, उनको बताता भी है क्या सही है और क्या गलत है। आगे है लिटरेरी स्टाइल। स्टील एम्प्लॉयज ए लाइट ह्यूमरस टोन एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। तो ये स्टाइल लगभग सभी राइटर्स का ऐसा ही लिख देना आपने, चल जाता है। लाइट है यानी इजी है पढ़ने में, ह्यूमरस है यानी मजाकिया है, विनोदपूर्ण है, और कन्वर्सेशनल, ऐसा लगता है कि हमसे बातचीत कर रहा है राइटर, हमसे बड़ा ही घुल मिल के बात कर रहा है। मेकिंग द एसे एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग फॉर रीडर्स। तो एसे जो है हमारे लिए बहुत ही ईजी है और हम थोड़ा अपनापन फील करते हैं, इंगेजिंग फील करते हैं। द यूज ऑफ विविड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग एड्स टू द रियलिज्म एंड रिलेटिबिलिटी ऑफ द क्लब मेंबर्स। तो रियलिज्म भी है, वास्तविक सा भी लगता है डायलॉग्स इसके पढ़ के। In summary, the Spectator Club set the stage for a series of essays that follows, using the fictional club as a lens to explore and critique various aspects of 18th century English society। ये लाइन आप ऐसे याद कर सको तो कर लो, वरना अपनी लैंग्वेज में भी इसको आप लिख सकते हो। कुछ एक इम्पोर्टेंट कोट्स हैं जो वो कई बार एक्सप्लेनेशंस में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। सर रॉजर डी कवरली के बारे में ये लाइन्स लिखी हैं। ही इज़ ए जेंटलमैन दैट इज़ वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर बट हिज सिंगुलरिटीज़ प्रोसीड्स फ्रॉम हिज गुड सेंस। तो वो बड़ा ही सिंगुलर है अपने बिहेवियर में, और उसकी जो सिंगुलरिटी है उसके गुड सेंस से आती है। एंड आर कॉन्ट्राडिक्शंस टू द मैनर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनियादारी के एकदम उलट है उसका बिहेवियर। ओनली एज ही थिंक्स द वर्ल्ड इज़ द रॉन्ग, और वो सोचता है कि दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। सर रोजर डी कवरलीज पर्सनैलिटी के बारे में क्या लिखा है। सर रोजर इट वट यू कॉल ए फाइन जेंटलमैन हैड ऑफन टोल्ड मी दैट ही विल नेवर मैरी टिल ही मीट्स विद ए वुमन दैट इज हिज इन्फीरियर इन क्वालिटी बट हिज सुपीरियर इन वर्च्यू। तो वो कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, और शादी तभी करेगा जब वो ऐसी औरत से मिले जो उसकी क्वालिटी में तो उससे इन्फीरियर हो लेकिन वर्च्यू में उससे सुपीरियर हो। तो ये उसके अपने विचार हैं, तभी तो उसको कोई औरत मिली नहीं, हो तभी तो उसने शादी की नहीं। आगे व्यापारी है जो वो एंड्रयू फीप्रोट, उसके बारे में क्या लिखा है। ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन, ए पर्सन ऑफ इनडिफेटिगेबल इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग रीजन एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जेनरस, एंड एज एवरी रिच मैन हैज़ यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जेस्टिंग विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट ए रिच मैन, ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन, कि वो समुद्र को ब्रिटिश कॉमन बुलाता है, यानी वो सोचता है कि समुद्र सारा ब्रिटिशर्स का ही है। तो ये लाइन काफ़ी बड़ी है, आपको इस लाइन को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि आपको पता लग जाए कि जब ये लाइन आती है तो किस एसे में से आई है। आगे है कैप्टन सेंट्री, ही इज़ ए जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज, गुड अंडरस्टैंडिंग बट इनविंसिबल मोडेस्टी। तो ये आर्मी वाला बंदा है, जो आर्मी से आया है तो उसमें आर्मी की क्वालिटीज़ तो हैं ही, करेज है उसके अंदर, इनविंसिबल मोडेस्टी भी है यानी नम्रता भी है। ही इज़ वन ऑफ दोज दैट डिजर्व्स वेरी वेल बट आर वेरी ऑकर्ड एट पुटिंग देयर टैलेंट्स विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एज शुड टेक नोटिस ऑफ देम। इस लाइन का मतलब ये है कि वो अपना टैलेंट दिखाने में थोड़ा पीछे रह जाता है, वो टैलेंट दिखा नहीं पाता है, या उसको बोस्ट करना नहीं आता है, शो ऑफ करना नहीं आता है। नम्र आदमी है, मोडेस्ट आदमी है। विल हनीकॉम्स कैरेक्टर, विल हनीकॉम आ गया, who according to his years should be in the decline of his life but having ever been very careful of his person and always had an easy fortune, time has made but very little impression either by wrinkles on his forehead or traces in his brain। तो ये आदमी वो छैला है, छैल छबीला आदमी है जो औरतों का शौकीन है और हमेशा लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। हालांकि उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बुढ़ापे वाले गुण अभी आए नहीं है, मानता नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँ अभी। आगे आ गया वो धार्मिक आदमी, द क्लर्जी मैन्स रोल। The next member of our society is clergyman, a very philosophical man of general learning, great sanctity of life and the most exact good breeding। इसके बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें कही है कि जनरल अच्छी विद्वान आदमी है, सैंक्टिटी है यानी पवित्रता रखता है लाइफ में, और एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग यानी अच्छा पालन पोषण हुआ है।
नरेटर्स पर्सपेक्टिव क्या है, द स्पेक्टेटर हु हैड मेड ए कंसीडरेबल फिगर इन द यूनिवर्सिटी एंड हैड बीन मोस्ट कन्वर्सेंट इन बुक्स। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की है पूरा साल और अंत में आपको ध्यान आता है कि वो पढ़ना भी है, तो इस वीडियो में आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप आराम से पढ़ करके एग्ज़ाम में अगर आप लिख के आओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय।